नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम 29 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले हर बार की भांति एक बार हम पीपीटी को देख लेते हैं कि आज किन किन मुद्दों को और किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करेंगे, जिनमें से एक इंडियन एक्सप्रेस का है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले जो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने लगा दिया है। उसके बाद आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न भी हम देते हैं। उसके बाद दूसरा जो न्यूज है COP28 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से है, तो इसको भी हम देखेंगे। इससे संबंधित पूर्व में आए हुए प्रश्न भी लगा दिए गए हैं आपको। इन पदों को हम समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि जब ये फाइनल मीटिंग हो जाएगी तो जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बातें। अभ्यास प्रश्न लगा दिया हमने। उसके बाद हम भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे जो मेंस के दृष्टिकोण से होगा। तो इस तरीके से इन बिंदुओं को आज हम इस लेक्चर में शामिल करने वाले हैं। अब आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं, और वो आपने सब कुछ देख ही लिया है, तो बस एक बार हम ये समझ लेते हैं कि क्या। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम एक डॉलरीकरण, काफी दिनों से आप देख रहे हैं न्यूज में एक चर्चा बनी हुई है डॉलरीकरण, और एक और है क्या, वी डॉलरीकरण, जिसको डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। तो हम डॉलरीकरण के बारे में देखेंगे, क्यों ये न्यूज में है, ये भी आगे अभी हम देखेंगे। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से संबंधित 6 महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में आज के इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में बताया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे क्या है। और मुख्य परीक्षा के लिए हम भारत एवं मालदीव के संबंधों से संबंधित विषय वस्तु के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ये क्यों न्यूज में है। तो चलिए, आज के हम पहले खबर पे चलते हैं। आज की जो पहली खबर है ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पेज नंबर 16 पर दी गई है, और जिसमें डॉलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इससे पहले भी आप देखेंगे कल के द हिंदू के पेपर में भी यही शब्द प्रयोग करके आया था। तो सबसे पहले हम समझे कि संदर्भ क्या है। तो संदर्भ यह है कि अर्जेंटीना में अभी जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है, वहां के अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, तो जो अपनी उनकी आधिकारिक मुद्रा पेसो है, अर्जेंटीना की जो आधिकारिक मुद्रा पेसो है, उस पेसो को हटाकर स्थानांतरित करके इसके जगह पे प्रतिस्थापित कर दिए हैं। किससे? डॉलर से। इन्होंने डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है पेसो के स्थान पर, और इसलिए डॉलरीकरण शब्द चर्चा में बना हुआ है। तो समझते हैं कि डॉलरीकरण क्या है। उससे पहले आप देखिए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछती रहती है। अभी आप देखेंगे 2022 में एक शब्दावली पूछा उसने, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो ये टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछती रहती है यूपीएससी। देखिए, और एक और भी टर्मिनोलॉजी का प्रश्न है क्या, क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी। इससे संबंधित प्रश्न भी 2019 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए डॉलरीकरण शब्दावली को हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि डॉलरीकरण क्या है। तो डॉलरीकरण क्या है, इसको समझने के लिए आप इस परिभाषा को दिमाग में रखिएगा कि किसी भी देश के द्वारा अपनी आधिकारिक मुद्रा को आंशिक रूप से अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ देने, या तो कोई देश अपनी आधिकारिक मुद्रा को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दे आंशिक रूप से, या अपनी आधिकारिक मुद्रा के स्थान पर अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक रूप से अपना ले, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डॉलरीकरण। सीधी बात है कि कोई भी देश
अपने आधिकारिक मुद्रा को क्या करे, अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दे, पेग कर दे, पेगिंग बोलते हैं हम, या आंशिक रूप से यह बात हो गई, या फिर वो अपने देश की आधिकारिक मुद्रा को हटाकर और पूर्ण रूप से अमेरिकी डॉलर को ही आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना ले, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि यह क्या है, डॉलरीकरण है। अब एक और शब्द बन जाता है वी डॉलरीकरण या गैर डॉलरीकरण। यह क्या है, तो इसकी उल्टी प्रोसीजर है, और ये कभी अन्य दिन हम बात करेंगे तो देखेंगे। अभी डॉलरीकरण को समझ लीजिए आप। अब उदाहरण इसका क्या है, तो अभी जो संदर्भ ही बना था वही उदाहरण है कि अर्जेंटीना ने अपने आधिकारिक मुद्रा पेसो को डॉलर से प्रतिस्थापित किया है, और इसीलिए ये न्यूज में बना है। ऐसे और भी कई देश हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से डॉलर को ही अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर घोषित कर दिया है, और वो क्या है, इक्वेडोर है, अल साल्वाडोर है, जिम्बाब्वे है, ऐसे ही देख रहे हैं तिमोर एवं लेस्ते है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे देश हैं जो क्या किए हैं, अपने आधिकारिक मुद्रा के जगह पे डॉलर को ही आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिए हैं। तो ये तो रहा कि डॉलरीकरण क्या है, इसका लाभ क्या है, आखिर में देश कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो लाभ इसका है, और जो ये आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये सारी बातें भी बताई गई हैं। कल जो द हिंदू में आया था उसमें भी ये सारी बातें बताई गई थी, लेकिन हम जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। देखिए, लाभ, इससे व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी डॉलर काफी शक्तिशाली मुद्रा है, तो इस मुद्रा के कारण क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आसानी से हो जाएगा, और ये अर्जेंटीना में समस्या रही है, जिसके कारण उन्होंने क्या किया है, डॉलरीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा क्या है, अनुचित सरकारी खर्चों में कमी आ जाएगी डॉलरीकरण की प्रक्रिया से, क्योंकि अब उनके पास जो डॉलर रहेगा उसी हिसाब से काम करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, जो अनुचित सरकारी खर्चे रहेंगे उनमें कमी आएगी। निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। निर्यात में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि हर देश चाहता है कि हमारे पास डॉलर रहे, डॉलर एक शक्तिशाली मुद्रा है, इसलिए अमेरिकी डॉलर देश अपने पास रखना चाहते हैं। तो इनके सामान को खरीदने के लिए देश पहुंचेंगे, जिससे इनका निर्यात बढ़ेगा। ध्यान रखिए कि इससे क्या हो जाएगा, निर्यात बढ़ेगा। दूसरा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे क्या होगा, तो इनके यहां निवेश पहुंचेगा, एफडीआई, एफपीआई, ऐसे बहुत से निवेश पहुंचेंगे। उसके बाद क्या होगा, मुद्रा में इनके स्थिरता रहेगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर अपने आप में ही, यूएस डॉलर जो है अपने आप में ही क्या है, एक स्थिर मुद्रा है, तो इसलिए वहां पर मुद्रा की स्थिरता बन जाएगी। मुद्रा जो तेजी से गिर जाता है, मुद्रा की कीमत या मुद्रा का तेजी से ऊपर आ जाता है, ये चीजें नहीं रहेंगी, मुद्रा स्थिर बना रहेगा। भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप इकोनॉमी पढ़े होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या भी इससे क्या होगी, सॉल्व होगी। तो इस तरीके से डॉलरीकरण के ये फायदे हैं, लेकिन डॉलरीकरण से केवल फायदे ही नहीं है बल्कि नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान क्या है, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा के आपूर्ति का नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि डॉलर अपना लेने के बाद देश चाहे कि अपनी मौद्रिक नीति को हम लागू करके अपने देश में मुद्रा के प्रसार कर लें या अपने देश में मुद्रा को संकुचित कर ले प्रसार को उसके, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, उसके हाथ से ये छिन जाएगा। दूसरा, कई बार देश क्या करते हैं, अपने मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, अपने मुद्रा के कीमतों को कम कर देते हैं। चीन जैसे देश अक्सर ऐसा करते रहे हैं, हालांकि ये सही प्रक्रिया है नहीं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने मुद्रा में मैनिपुलेटिंग करते रहते हैं, उसकी कीमतों में कम ज्यादा करते रहते हैं, तो मुद्रा अवमूल्यन जैसी प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से निर्भरता बन जाएगी, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आज भी देखेंगे कि भारत जैसे देश भी जो हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ भी दिक्कत होती है तो भारत के यहाँ भी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि भारत में भी अमेरिकी डॉलर को क्या बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसलिए अब मैक्सिमम देश, भारत भी क्या कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं, मतलब डॉलर का जो महत्व है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खोल रहे हैं, आप देखेंगे। तो इस टाइप की चीजें बन रही हैं।
और हानि, इसमें ये चीजें शामिल होंगी इत्यादि। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब यहां बात आती है कि अवमूल्यन क्या होता है। ऐसे ही आपको पता है कि अवमूल्यन, अधिमूल्यन, विमूल्यन, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, या अन्य किसी लेक्चर में अगर ऐसे टर्म आ गए तो उसको मैं आपको डिफाइन करूंगा। आज के लेक्चर का ये मुद्दा है नहीं। इतनी बात आप दिमाग में रखिए कि डॉलरीकरण क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न लगाया गया है यहाँ, इस अभ्यास प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा। और अब हम चलते हैं आज के अगली खबर पर। आज की जो अगली खबर है ये भी इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है और इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 16 पर ही एक्सप्लेन सीरीज पर यह दी गई है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, COP28 जो है इसका अभी जो अगला सम्मेलन होने वाला है, मतलब COP28 होने वाला है कहाँ, तो दुबई में होने वाला है, यूएई के। तो इस पर कंटिन्यूअस आर्टिकल आ रहे हैं, कंटिन्यूअस संपादकीय आ रही हैं। इस संपादकीय में उन्होंने क्या किया है, 6 महत्वपूर्ण पदों को समझाया है और उन 6 महत्वपूर्ण पदों को जानना हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब ये सम्मेलन हो जाएगा तो उस समय बहुत से आर्टिकल और भी आएंगे कि क्या इसमें निर्णय लिया गया, तो उस समय मेंस के हिसाब से भी इसको हम कवर करेंगे। तब इन जो शब्दावलियां आज हम बता रहे हैं आपको, इन शब्दावलियों की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए ऐसे प्रश्न सीधे इसी से 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये एक प्रश्न लगा है यहां पर और दूसरा आप देखिए ये प्रश्न लगा है। तो ये दोनों ही प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अब इससे COP28 या कुल मिला के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ये होगा अब 28, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं जिनसे 6 महत्वपूर्ण शब्दावलियों की हम बात करेंगे। क्योंकि ये चल रहा है COP1 सबसे पहले कहां हुआ था, बर्लिन में, फिर COP2, COP3, COP4 ऐसे आगे बढ़ता रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ समिट हुआ था, जिसको रियो समिट भी लोग बोलते हैं, रियो समिट या अर्थ सम्मेलन बोलते हैं, अर्थ समिट बोला जाता है। इस अर्थ समिट में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई, या बोल सकते हैं एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसका नाम क्या था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC बनाई गई कब, 1994 में इसको आधिकारिक रूप से बनाया गया। और ये समिट तो हुआ, समिट होने के बाद 1994 में ये चीज बनाई गई और 1995 में पहला सम्मेलन हुआ था, जिसको COP1 नाम दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो ऐसे कुछ 6 शब्दावलियां हैं, इनको समझते हैं। पहला क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। तो ये क्या है, यह उन 197 देशों को संदर्भित करता है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यही UNFCCC का नाम है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल हुए हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब भी आपको सुनने को मिले, समझ लीजिए कि ये उन देशों का समूह है जो UNFCCC के तहत शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको UNFCCC कहा जाता है, का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय भी है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसमें सामान्यतः जो पर्यावरण मंत्री होते हैं, देश के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं अलग अलग देशों के, वो लोग शामिल होते हैं और यहां पर निर्णय लिया जाता है। और तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है ये क्या है, संयुक्त, ये क्या है, तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। इसमें देशों के जो हेड होते हैं वो भी जाते हैं, लेकिन इसके अलग अलग कई विभाग बनाए गए हैं, कई समूह बनाए गए हैं। उन समूहों की जो नेतृत्व करते हैं वो लोग कौन, पर्यावरण मंत्री द्वारा किया जाता है। अब अगली बात क्या है कि यह संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं सहित कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेती है। कौन, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जब होता है तो। सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मतलब UNFCCC जो ये बता रहा हूं, UNFCCC अस्तित्व में आने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई, जो भी बताया।
और जो अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 जिसका नाम दिया जाएगा, दुबई में आयोजित की जाएगी, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के यूएई में, मतलब यूएई के दुबई में आयोजित की जाएगी। ये इतनी बात आप समझिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से। इस शब्द का मतलब सीधा है कि 197 देशों का समूह जो UNFCCC में शामिल है। अब आता है पेरिस समझौता। उन्होंने अगला शब्द क्या बताया है? पेरिस समझौता। क्योंकि पेरिस समझौता कॉप का जो COP 1, 2, 3 ऐसे होता आ रहा है, उसका 21वां सम्मेलन था और यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि पूरी तरीके से ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। तो पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें सम्मेलन में अपनाया गया था। कुल मिलाकर पेरिस समझौता किसको कहा गया? तो पेरिस समझौता जो UNFCCC का 21वां सम्मेलन था, COP21 था, वो पेरिस में हुआ था और वहां पे जो निर्णय लिए गए, जो सामूहिक रूप से विचार व्यक्त किए गए, उन सभी निर्णयों के समूह को हम क्या बोल देते हैं कि वो पेरिस समझौता है। पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास करना है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहां एक शब्द आता है कि पूर्व औद्योगिक काल। ये क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 1850 ईस्वी से पहले का समय पूर्व औद्योगिक काल है। पूर्व औद्योगिक काल है क्योंकि औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर 1850 से ही आई है, उसके बाद आई है। बट कई किताबें इसको 1750 भी बोलते हैं ईस्वी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ किताबें 1750 ईस्वी से पहले के समय को पूर्व औद्योगिक काल मानते हैं और कुछ 1850 ईस्वी से पहले के समय को पूर्व औद्योगिक काल मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि अभी हमें क्या करना है कि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन से जो हमारा पृथ्वी का जो हीट पैदा हो रहा है, जो गर्मी हो रही है, देखिए डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान को क्या करना है? तो पूर्व औद्योगिक काल के जो स्तर है उसके 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है या संभव हो सके तो उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने का विशेष प्रयास करना है। तो यह आपको दिमाग में रखना है। अगला है, इस समझौते की पुष्टि करने वाले प्रत्येक देश को उत्सर्जन में कमी या एक सीमा तक कम करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC, आगे इसको हम देखेंगे भी, इस शब्दावली में शामिल भी है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC कहा जाता है, लेकिन यह लक्ष्य स्वैच्छिक होता है। ध्यान रखिएगा कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्यकारी समझौता नहीं है। ये एक समस्या है क्योंकि ये स्वैच्छिक बात है। तो इसमें जो NDC है ये भी क्या है? स्वैच्छिक है। तो ये 2 बात दिमाग में रखिएगा कि पेरिस समझौता समझ गए आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये 2 शब्दों के बारे में उन्होंने बताया है। अब अगली शब्दावली पे चलते हैं। COP28 से संबंधित 6 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हम बात कर रहे हैं। 2 की बात कर लिए, आगे 2 की बात इस स्लाइड पे होगी। एक है नेट जीरो। नेट जीरो क्या है? तो नेट जीरो उत्सर्जन का तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण से है जिसमें कार्बन उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उपयोग को कम करने के साथ ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्सर्जित कार्बन के भंडार या उसको सोखने की व्यवस्था भी करना शामिल है। कुल मिलाके इसका मतलब ये ना समझे कि कोई देश क्या करेगा कि कार्बन का उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0 कर देगा, ऐसा नहीं समझना है आपको। ये ऐसा करेगा कि इसको कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेगा, और इस तरीके से कम करेगा कि अगर कुछ उत्सर्जन हो भी रहा है कार्बन का तो उसको क्या कर ले, वो स्टोरेज कर ले, उसको मिटिगेट कर ले, स्टोरेज कर ले, उसका भंडारण कर ले, उसको सोखने की व्यवस्था कर ले। नई नई तकनीकें आजकल आ गई हैं, कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन को एकत्रित करना, कार्बन का स्टोरेज करना, ये सब काम करके क्या करे, वो अपना नेट एमिशन जो रहे
जो निवल जो एमिशन है वो क्या कर दे, जीरो कर दे। तो नेट जीरो का मतलब यह है कि आप ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करिए जिसमें कार्बन के उत्सर्जन को कम तो करिए ही, और उसके साथ साथ अगर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उसको कैप्चर करने का, उसको सूखने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयास करिए। तो ये बात हो गई नेट जीरो के बारे में। ध्यान रखिए कि भारत ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय स्तर पर एनडीसी, जो इधर अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में एनडीसी, ये जो एनडीसी हमने यहां देखा है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले लीजिए। इसके बारे में बोला गया है कि भारत सरकार ने क्या बोला है कि 2070 तक हम क्या कर देंगे, नेट जीरो उत्सर्जन कर लेंगे अपना, मतलब हम जितना उत्सर्जन करेंगे कार्बन का उतना ही उसका स्टोरेज और संग्रहण कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी, अभी पीछे आपने देखा भी, तो यह शब्द 2015 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब 21 जो पेरिस समझौता था के दौरान संज्ञान में आया, जो कि फ्रांस के पेरिस में हुई थी। तो किस सम्मेलन में हुआ था, किस कॉप में हुआ था, यह भी आपको पता चल गया। आगे पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाले प्रत्येक देश को उत्सर्जन में कमी या एक सीमा तक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी कहा जाता है। सीधे इसका परिभाषा जो पीछे भी था यहां भी आपको लगा दिया गया है, लेकिन यह लक्ष्य स्वैच्छिक होगा। कभी बार पूछ लेगा कि यह बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 4 के लिए क्या करता है, प्रत्येक पक्ष को क्रमिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिसे कोई देश क्या करता है, प्राप्त करना चाहता है। कोई देश जो भी स्वैच्छिक रूप से एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की बात करता है, वो क्या करता है, प्राप्त करना चाहता है, उसको बताना पड़ता है उसको अनुच्छेद 4 के तहत। और किसको बताना पड़ता है, तो ये यूएनएफसीसी का सचिवालय है, उसमें प्रस्तुत करना पड़ता है। यूएनएफसीसी के सचिवालय में इसको प्रस्तुत करना पड़ता है किसी भी देश द्वारा जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है। अब भारत ने भी इससे कुछ कमिटमेंट किया है, यह आप आराम से यहां देख लीजिएगा, मैंने इंग्लिश में ये भी लगाया है यहाँ, पीएमएक्स 5 प्लेज। इन्होंने 5 ऐसी अपने स्वैच्छिक स्तर पर बोला था, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। और ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पीछे हमने समझा दिया है, वहीं से बात की गई है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसी के 6 शब्दावलियों में से 2 अन्य शब्दावली और बच गई हैं, उसको देख लेते हैं। हानि और क्षति, एक कोष बनाया जा रहा है लॉस एंड डैमेज फंड। बट अभी हम समझ ले कि हानि और क्षति का मतलब क्या है। देखिए इसकी अभी तक कोई स्पष्ट परिभाषा तो है नहीं, और व्यापक रूप से इसका तात्पर्य क्या है, चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली अपरिहार्य सामाजिक और वित्तीय प्रभावों से है। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे आप देखेंगे कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो जा रही है, तो वहां बाढ़ आ गया तो नुकसान हो रहा है लोगों को। खासकर उन देशों को नुकसान सहना पड़ रहा है जो उत्सर्जन के लिए, पूर्व में किए गए उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जो देश विकसित है उनका दायित्व बनता है कि वो फंड के रूप में उन देशों को सहायता करें, पैसा दें। तो इसलिए व्यापक रूप से इसका तात्पर्य क्या है, चरम मौसमी घटनाओं। और जलवायु परिवर्तन से चरम मौसमी घटनाएं, सूखा पड़ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जो द्वीपीय देश है वो उसमें डूब रहे हैं। तो इन सभी को सहायता करने के लिए एक फंड बनाना है। तो हानि और क्षति का मतलब यह है कि चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले अपरिहार्य सामाजिक और वित्तीय प्रभाव से है। इस शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो कॉप 19 जो वार्सा में हुआ था पोलैंड के, 2013 में सदस्य देश विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हानि और क्षति निधि लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गए थे। कि हाँ, विकसित देश सहमत हो गए थे कि हम विकासशील देशों को, जिन पर इस जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है, उनको हम तकनीकें देंगे, पहली बात, जिससे कि वो कार्बन एमिशन को कम भी करें, और उसके साथ साथ उनको हम क्या करेंगे, वित्तीय सहायता भी देंगे। और कॉप 27 जो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुई थी, उसमें हानि और क्षति निधि की स्थापना भी की गई,
और फंड का संचालन करने के लिए कि किस प्रकार किया जाए, एक संक्रमणकालीन समिति का भी गठन किया गया। बट अभी भी जो कुछ भी इसमें बातें की गई हैं वो सारी कुछ भी बातें प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं। ये इसकी चुनौती है जो मेंस के टॉपिक में जब ये सम्मेलन आयोजित हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे हम। इसका उद्देश्य क्या था तो आप समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये तो शुरू में ही हमने देख लिया। अब लास्ट जो एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो क्या है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट क्या है, देखिए इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। अभी 2023 का भी रिपोर्ट इसने जारी कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखिएगा कि एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट भी इसीलिए जारी की जाती है कि क्या जिस तरीके से हम अपना स्वैच्छिक कटौती कर रहे हैं, स्वैच्छिक तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्या इससे हम जो 2 डिग्री सेल्सियस लिए हुए हैं मानक उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके अनुसार क्या इस रिपोर्ट में बताया गया, इसके अनुसार देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों के साथ जो अभी वर्तमान में जलवायु नीति है, अगर इसी के साथ ये चलते रहे तो इस सदी के अंत तक, मतलब 2099 ईस्वी तक, 2099 ईस्वी तक पृथ्वी कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस और अधिक गर्म हो जाएगी। और 2 डिग्री सेल्सियस ही हमको सोचना था, तो 3 डिग्री तो ऐसे ही गर्म हो जाएगी। फिर बता रहा है रिपोर्ट कि भले ही देशों द्वारा किए गए वर्तमान वादों के अनुसार सभी जलवायु कार्यवाही को उच्चतम महत्वाकांक्षा के साथ क्रियान्वित किया जाए, तब भी 2030 में वैश्विक उत्सर्जन कम से कम 19 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, जो जलवायु परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक है। तो कुल मिलाकर 2030 तक ही ये सिनेरियो दिख रहा है कि 19 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास के साथ भी चला जाए तो। और वही क्या करेगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो रखने का हमने प्रयास किया है कि 2 डिग्री सेल्सियस या संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ही पूरे औद्योगिक स्तर से ऊपर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। अब देखते हैं COP28 में क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। जो भी निर्णय होगा, जो भी नई घोषणाएं होंगी, नई नीतियां लागू होंगी, उनको हम इस आयोजन के बाद, इस सम्मेलन के बाद ही पढ़ेंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पे है, इसको आप करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी पूछती है कि कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में पूछा गया है, और इससे संबंधित जो प्रश्न भी पूछे गए हैं इसी प्रकार के पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के मुख्य परीक्षा से संबंधित संपादकीय का टॉपिक का, जो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 17 पे आया है। और ये जनसत्ता के, जो जनसत्ता हिंदी का न्यूज़पेपर है, अखबार है, वो उसके 28 तारीख वाले में भी आया हुआ है। तो हम सबको एक साथ कंसाइज करके यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि किस पाठ्यक्रम के किस खंड में आएगा ये। तो हमारे पाठ्यक्रम के GS 2 के इस खंड में आएगा, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मालदीव पर ही सीधे प्रश्न पूछा गया है 2013 में, देख सकते हैं। भारत श्रीलंका से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। और गुजराल सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और गुजराल सिद्धांत हमारे विदेश नीति के लिए सिद्धांत था, और हमको पता है कि इस सिद्धांत में भी पड़ोसी देशों के बारे में काफी बात किया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में। अब इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले इस खबर में जो लेखक है क्या बता रहे हैं, इसलिए उनके खबर का नाम ही अ स्विंग इन द मालदीव्स। देखिए इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, अ स्विंग इन द मालदीव्स। क्या, थोड़ा सा कंटेक्स्ट पहले यहां समझ लीजिए कि मालदीव में जो अभी सरकार चल रही थी, इससे पहले सोलेह करके थे राष्ट्रपति, उनके नेतृत्व में जो चल रही थी वो भारत के समर्थक थी
भारत के समर्थक चल रही थी, मतलब भारत को समर्थन देते हुए चल रही थी, भारत के साथ थी। लेकिन इससे पहले जो थे अब्दुल्ला यामीन, इससे पहले जो थे अब्दुल्ला यामीन, ये चीन प्रो नीति चलाते थे, चीन के समर्थक थे या चीन के समर्थन में थे। और अभी जो 2023 में वहां राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम आप देखेंगे यहां पे लिखा गया है मुइज्जू, तो जो अभी राष्ट्रपति बने हैं मुइज्जू, ये भी क्या अब्दुल्ला यामीन के ही आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और ये भी क्या चीन के समर्थक हैं, चीन के समर्थक हैं। और ये जब चुनाव में उतरे थे तो उस समय इन्होंने एक नारा देकर ही चले थे ये कि हमें क्या करना है, भारत, देखिए यहां पे मैंने स्पष्ट इस संदर्भ को शामिल भी किया है कि मालदीव के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, इंडिया आउट के नारे के साथ ही चुनाव में उतरे थे। उनका नारा ही था इंडिया आउट। तो आप समझ गए हैं कि अभी क्या हो रहा था। ये पीछे जो मैंने यहां भी आपको बताया कि 16 जो अभी राष्ट्रपति थे इससे पहले वो भारत के समर्थक थे, दिक्कत नहीं थी। इसके पहले अब्दुल्ला यामीन थे, वो क्या थे, चीन के समर्थक हो गए थे। उस समय काफी समस्याएं थी। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, इनके समय काल में मालदीव की यात्रा भी नहीं किए थे। सोली के टाइम पर सबसे पहले ही भारत, जो भारतीय पीएम है, मालदीव की यात्रा पर भी गए थे। लेकिन अभी जो मुइज्जू आए हैं, फिर एक तरीके से भारत के लिए मालदीव चुनौती की तरह उभर रहा है, क्योंकि ये चीन समर्थक है। और नहीं तो सबसे पहले ये टर्की की यात्रा किया है, तुर्की देश की यात्रा किए हैं मुइज्जू जो है। सबसे पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद चीन का दौरा करेंगे, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा चीन का करेंगे, लेकिन वो गए कहां, तुर्की गए। तो इस तरीके से ये मालदीव भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है, पड़ोसी देश है। अब हम इस न्यूज के कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं। देखिए, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो इंडिया आउट के नारे के साथ चुनाव में उतरे। इंडिया आउट मतलब मुख्य रूप से रक्षा के लिए, कि जो इंडिया रक्षा के क्षेत्र में वहां पर जो मालदीव के सेना को प्रशिक्षित करता है और वहां पे जो प्रभुत्व है इंडिया का, उनका कहना यह है कि इंडिया को यहां से बाहर किया जाए, रक्षा के क्षेत्र में विशेषकर। तो इंडिया आउट के नारे के साथ चुनाव में उतरे थे, तुर्की गए, पहला दौरा उन्होंने तुर्की का किया और यह उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। मतलब अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा ही वो कहाँ किए, तुर्की में किए। हालांकि ऐसा संभावना जता रहे थे लोग कि इनकी नीतियों को देखकर, इनके विचारधारा को देखकर कि ये चीन में जाएंगे। अब देखिए, और आपको पता है कि तुर्की भी भारत के लिए क्या है, भारत का समर्थक देश नहीं है, हमेशा वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। इवन जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें भी वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, आपको पता है। तो अब देखिए, इस न्यूज में क्या बोल रहे हैं लेखक कि वर्तमान समय में जो ये छोटे देश हैं, ये क्या कर रहे हैं, बड़े देशों को देखने के लिए पारंपरिक नजरिए में इनका क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। छोटे देश है पहले, छोटे छोटे जो देश हैं, आज ये क्या करते हैं अपने हिसाब से। पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े देश हैं, ये जो बड़े बड़े देश थे, रसिया, रूस है, अमेरिका है, ये छोटे छोटे देशों को तय करते थे कि किस देश के साथ हमें अपना संबंध बनाना है या प्रगाढ़ करना है। लेकिन अब क्या है, छोटे छोटे देश क्या कर रहे हैं, बड़े देशों को चुन रहे हैं कि हम किसके साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करें। तो ये एकदम ही अलग समस्या उत्पन्न हो गई है कि वर्तमान समय में छोटे देशों द्वारा बड़े देशों को देखने के पारंपरिक नजरिए में बदलाव आया है। अब छोटे देश प्यादे के रूप में नहीं, बल्कि विदेशी ताकतें उनके सामने प्यादे की तरह नजर आ रही हैं। नेपाल का देख लीजिए, नेपाल क्या कर रहा है। तो नेपाल चीन के साथ भी अपना व्यवस्था करने, चीन के साथ भी अपने संबंध को बढ़िया करने लग रहा है, इंडिया के साथ भी। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक देश के साथ अपने बार्गेनिंग करने के लिए दूसरे देश के साथ अपना संबंध बना रहे हैं। तो मतलब ये अब प्यादे नहीं रह गए हैं, बल्कि ये बड़े देशों को प्यादा समझ रहे हैं और बड़े देशों को प्यादे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक वैश्विक ताकतों के अलावा, अब ये लेखक बोल रहे हैं, पहले लेखक की बात समझ लेते हैं। पारंपरिक वैश्विक ताकतों के अलावा अब उभरते हुए देश भी
उनकी बराबरी आर्थिक मदद, सुरक्षा, सहयोग और राजनीतिक क्षेत्रों में कर रहे हैं। मतलब पहले क्या था, अमेरिका था, यूएसए था, यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में रसिया बना। अब क्या हो गया है, चाइना तो है ही, आपको पता है, चीन है ही, बट इसके अलावा आपको पता है कि अभी क्या हो गया है, ईरान, ये भी कहीं मदद देकर अपना प्रभुत्व हासिल कर ले रहा है। हमास वगैरह में भी आप देख सकते हैं देशों को भी कर रहा है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जैसे देश पाकिस्तान को क्या करते हैं, सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान को देते हैं, मतलब फंड देते हैं, पैसा देते हैं, और उस पैसे के साथ क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं उनको। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे, इनको बोलते हैं मिडिल ऑर्डर के देश, मिडिल ऑर्डर के देश इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे क्या, उभरते हुए देश। जो उभरते हुए देश है वो भी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे देशों को संसाधनों को उपलब्ध करा के, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके और उनको अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही बात बताई जा रही है कि पारंपरिक वैश्विक ताकतों के अलावा अब उभरते हुए देश भी इनको पारंपरिक वैश्विक ताकतों की बराबरी करने हेतु आर्थिक मदद, सुरक्षा, सहयोग और राजनीतिक क्षेत्रों में ये सब कार्य कर रहे हैं। इनमें आप देखेंगे तुर्की अभी क्या कर रहा है, अलग अलग खासकर इस्लामिक देशों में घूम रहा है और कुछ डिफेंस का चीजें भी वो बनाना शुरू किया है, तो उनको बेचने के लिए बाजार भी देख रहा है। तो अब ये तुर्की हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये सभी देश भी अब क्या कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर की तरह काम कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर की तरह अभी निर्णय लेने का और छोटे छोटे देशों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो इस लेखक के द्वारा जो बातें की गई हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। अगला क्या है, भारत और तुर्की के मध्य संबंध काफी, अब उन्होंने बताया है कि भारत और तुर्की के मध्य जो संबंध है वो उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जब खिलाफत आंदोलन था उस समय तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था, तो तब ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, उस समय भारत के समर्थक थे ये। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, तब से ही तुर्की आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ झुका रहता है, भारत का समर्थन नहीं करता है। तो ये इन्होंने थोड़ी बात किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है। फिर उन्होंने क्या बताया है कि हाल के समय में तुर्की ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम लिए हैं। क्या, तो जिनमें पिछले वर्ष में तुर्की के विदेश मंत्री द्वारा की गई श्रीलंका और मालदीव की यात्रा शामिल है। इसके साथ ही तुर्की बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। एक तो अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए, और दूसरा क्या कि अपने जो निर्यात करने के लिए, खासकर डिफेंस रक्षा क्षेत्र में जो चीजें बना रहा है वो उसको बेचने के लिए, उसको निर्यात करने के लिए भी वो बाजार के रूप में इनको देख रहा है। और खासकर इस्लामिक देशों को, जिससे कि इस्लामिक भाईचारे के तहत उनको अपने प्रभाव में लाया जाए। अब भारत को आगे क्या करने की आवश्यकता है, इस न्यूज में जो बता रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर भारत और मालदीव के संबंध को हम देखेंगे। क्या बता रहे हैं, तो भारत को सब्र के साथ काम लेना चाहिए, मतलब भारत को अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। ठीक है, गए हैं तुर्की, जाने दो उनको, क्योंकि वो पड़ोसी तो भारत के ही हैं, देश तो भारत का पड़ोसी है, तो उठ के देश तो नहीं भाग जाएगा कहीं, देश तो वही रहेगा। इसलिए भारत को अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि मालदीव भारत का हमेशा ही क्या रहेगा, पड़ोसी रहेगा। अब पड़ोसी ये आएगा, ध्यान रखिएगा, पड़ोसी रहेगा। मालदीव की घरेलू राजनीति में लगातार और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। भारत को जो मालदीव की राजनीति है उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जिससे कि उनको हम क्या करें, उनको क्रोधित न किया जाए, या उनको हमारी नीतियों से उनको कोई प्रयास दिक्कत ना हो, इस प्रकार से हमें उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगला, भारत को अपने एक समान मानसिकता वाले साझेदारों के साथ मिलकर मालदीव में कार्य करना चाहिए, जैसे जिससे तुर्की या चीन मालदीव के एक तरफा उलटफेर न कर सके। मतलब मालदीव में कोई एक तरफा उलटफेर कौन, चीन और तुर्की न कर सके। अब यहां समझना यह है कि समान देश मतलब क्या, भारत क्या कर ले, सऊदी अरब से बनता है भारत का, तो सऊदी अरब को अपने में शामिल कर ले, यूएई को शामिल कर ले, संयुक्त अरब अमीरात को। तो इन देशों के साथ मिलकर अगर
मालदीव में काम करेगा तो एक इस्लामिक सेंटिमेंट भी रहेगा और भारत आसानी से काम कर पाएगा, जिससे ये चीन और तुर्की मिलकर पूरी तरीके से भारत से मालदीव को काटे नहीं। तो ये भारत को करना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि भारत को भी तुर्की के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों और गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी साइप्रस में आप देखे थे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। तो जब तुर्की ऐसा कर रहा है कि भारत के आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश है, उसमें आके ऐसी चीजें कर रहा है, तो भारत को भी ये कार्य करने की जरूरत है कि वो तुर्की के आसपास जो देश हैं उनसे अपने संबंधों को ठीक तरीके से बढ़ाए, जिससे कि तुर्की को भी ये बात समझ में आए कि जो पड़ोसी देश हैं उन पर जाकर उनको बरगलाना और फुसलाना सही है नहीं। खैर, ये लेखक के विचार थे, हमने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब हम बात करते हैं भारत और मालदीव के संबंध का। तो देखिए, ये मालदीव है, इसकी राजधानी माले भारत के दक्षिण में है ये, और खासकर जो लक्षद्वीप समूह यहां पर है, इस लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है ये। तो ये मैप है, इस मैप को आप आसानी से और देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत मालदीव संबंध के बारे में, क्योंकि हमारा फोकस भारत मालदीव संबंध के बारे में है। न्यूज को मैंने इसलिए समझा दिया आपको कि उस न्यूज को समझने के बाद आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या हुआ है अभी। देखिए, भारत मालदीव संबंध में सबसे पहले बात तो यह है कि भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। आप जानते हैं कि मालदीव में भी मालदीव का रुपया चलता है, करेंसी का नाम भी क्या है वहां का, रुपया। तो मालदीव रुपया चलता है वहां। सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है। हमारे यहाँ से बहुत से लोग वहां जाके कार्य करते हैं। हमारे यहाँ की फिल्मों को वहां बहुत ज्यादा देखा जाता है, सीरियल्स को देखा जाता है। हमारे यहाँ के जो खाद्य पदार्थ हैं, हमारे यहाँ के खान पान है, उनको काफी वहां पसंद किया जाता है। तो इस तरीके से भारत और मालदीव जाति, भाषाई, धार्मिक, और धार्मिक क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस्लाम के बहुत ज्यादा मुस्लिम लोग हैं, वहां भी वो पूरा देश का जो धर्म ही है वो क्या है, मुस्लिम है। तो धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं, काफी व्यापार भी होता है। अभी आगे हम देखेंगे, संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं पहले से ही। भारत 1965 में जब मालदीव की आजाद हुआ तो उस सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से क्या था, एक था, और उसने राजनयिक संबंध भी, जो जितने भी देश उस समय स्थापित किए थे उन देशों में से एक था भारत भी, जो बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत जल्दी ही मालदीव के साथ अपना राजनयिक संबंध स्थापित कर लिया था और उसको एक देश के रूप में मान्यता दिया था। अब सुरक्षा और रक्षा सहयोग क्या है? सुरक्षा मतलब जो भी, क्योंकि एक द्वीपीय देश है मालदीव, क्या है, एक द्वीपीय देश है। आपको पता है कि कुछ समय पहले यहाँ के पूरी कैबिनेट ही समुद्र में जाकर एक मीटिंग की थी, जिसके कारण ये पूरा ध्यान आकर्षण किया था विश्व का। तो ये द्वीपीय देश है, समुद्र का स्तर बढ़े, जलवायु परिवर्तन हो तो इस पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी सुनामी वैसी चीजें। तो सुरक्षा के क्षेत्र में मतलब ये हो गया कि इसको आपदा से सुरक्षा करने के लिए भारत बहुत से प्रयास करता है। और रक्षा मतलब उसके जो सेना है उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको विभिन्न हथियार प्रोवाइड करना। तो ये सब सहयोग, सुरक्षा और रक्षा सहयोग में आएंगे। क्या क्या है? तो 1988 के बाद से रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। रक्षा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में समग्र प्रशिक्षण केंद्र, अभी बताया कि वहां की सेना को भारतीय सेना द्वारा ट्रेनिंग किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तटीय रडार प्रणाली इत्यादि का निर्माण शामिल है। तटीय रडार प्रणाली इसलिए कि वहां पर मॉनिटरिंग हो सके कि आसपास क्या स्थिति चल रही है, तो रडार वहां पे दी गई है, जिससे कि आपदा प्रबंधन की चीजें भी समझ में आए और भी कुछ ऐसे समुद्र से जो शिप निकल रही है, कुछ और चीजें, तो उसको आसानी से पकड़ में आ जाए। तो ये भारत सरकार ने उनको दिया है। अब जो मालदीव का राष्ट्रीय डिसास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, MNDF, नियमित रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू, प्रदूषण नियंत्रण जैसे भारत द्वारा आयोजित अन्य अभ्यासों में भाग लेता है। मतलब MNDF जो भारत का, जो मालदीव का नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, वो क्या करता है, भारत के साथ विभिन्न प्रकार के
अभ्यास में शामिल होता है। महत्वपूर्ण बात है कि अभी एक अभ्यास थी, उसमें शामिल नहीं भी हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2004 की सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश था। जब भी मालदीव में कुछ समस्या क्रिएट होती है तो वो भी भारत की तरह कहीं ना कहीं भारत की तरफ देखता है और भारत सबसे पहले उसको सहायता देने के लिए पहुंच जाता है। अगली बात क्या है? भारत द्वारा विकास सहायता संबंधी परियोजनाएं। तो भारत बहुत सी वहां पे विकास संबंधी परियोजनाएं भी स्थापित किया है, शुरू किया है। जैसे इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, इसको बनवाया भी है, इसका नवीनीकरण भी किया है। मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान को स्थापित किया है। मालदीव में शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। तो ये सब भारत के प्रयास है। मालदीव में 34 द्वीपों में जल और स्वच्छता की व्यवस्था। मालदीव काफी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जैसे द्वीपीय देश है, तो उसके 34 देशों जो द्वीप हैं, आइलैंड है, उसमें जल और स्वच्छता की व्यवस्था करता है भारत। कैंसर अस्पताल प्रस्तावित हुआ है, तो कैंसर अस्पताल प्रस्तावित अस्पताल मालदीव में एक मॉडल केंद्र और अत्याधुनिक कैंसर सुविधा होगी। अगर जो ये बन रहा है कैंसर अस्पताल, जो विभिन्न द्वीपों पर अपने 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगी। तो कैंसर के लिए वहां पे स्पेशल अस्पताल बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। और अनुदान के तहत भारत लगातार उसको ग्रांट देता है, अनुदान देता है, वित्त को मुहैया कराकर उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं चलाता है और इसमें काफी पैसा भारत का लगता है। अब नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ, ये पुलिस एंड लॉ नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, जिसको NCPLE भी बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा देख रहे हैं कितना 222.98 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ मालदीव में भारत द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। तो ये नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट जो है, ये भारत सरकार के द्वारा अनुदान के तहत बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ा कार्य है। अब हमने जब विकास सहायता परियोजनाएं देख लिया कि भारत क्या कर रहा है, अब द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार संबंध भी देख लेते हैं कि क्या व्यापार का स्थिति है भारत और मालदीव के बीच में। तो भारत 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल है। वहां से स्क्रैप धातु को भारत में आयात किया जाता है, जो भी शिप वगैरह टूट रही हैं उनके स्क्रैप धातुओं को, क्योंकि वो एक क्या है, आइलैंड देश है, तो वहां पे ऐसे कार्य होते हैं स्क्रैपिंग के, वहां से स्क्रैप धातुओं को भारत में आयात किया जाता है। जबकि मालदीव को भारतीय निर्यात में, जो भारत निर्यात करता है मालदीव में क्या करता है, इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद करता है, जैसे ड्रग्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां हो गई, रडार के उपकरण हो गए, रॉक बोल्डर हो गए, सीमेंट हो गया, कृषि उपज हो गए जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां, पोल्ट्री उत्पाद इत्यादि सब भारत उसको क्या करता है, निर्यात करता है, मंगाता है स्क्रैप धातु। मालदीव से भारत को समुद्री खाद्य निर्यात की क्षमता को दोहन करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब मालदीव में समुद्री खाद्य मत्स्य है, मछली है और समुद्री खाद्य पदार्थ है, उसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां से, हमारे यहां से भी वहां निर्यात किया सकता है और वहां से आयात भी किया सकता है। इस क्षमता के दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने मालदीव के सामने उपस्थित आर्थिक चुनौतियों के बीच मालदीव सरकार के अनुरोध पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी सौंपी। भारतीय स्टेट बैंक जो हमारा है वो फरवरी 1974 से ही द्वीप रिसोर्ट्स के संवर्धन, जो पर्यटन वगैरह के लिए रिसोर्ट्स वगैरह वहां चीजें बनाई जाती हैं, उसके लिए पैसा देता है। समुद्री उत्पादों, व्यवसायिक उद्यमों के निर्यात इत्यादि के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रहा है। मालदीव के आर्थिक विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की बहुत सी कंपनियां भी वहां पर निवेश की हुई हैं अलग अलग परियोजनाओं में, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भारत मालदीव संबंध में सांस्कृतिक संबंध क्या है। तो आपको पता है कि धार्मिक संबंध ही एक साथ तो जुड़ रहे हैं, भारत के बहुत से लोग वहां रहते भी हैं। तो पहली बात है कि दोनों देश लंबे सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं और इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अगला, जुलाई 2011 में माले में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, मतलब जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, तो NRLCCP लखनऊ के भारतीय विशेषज्ञों ने, ये लखनऊ के भारतीय विशेषज्ञ हैं जिन्होंने वहां की तीन मस्जिदों को जिनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, उनको क्या किया, नवीनीकरण किया। और वो तीनों मस्जिदों का नाम भी मैंने यहां लिख दिया है, फेनफूसी मस्जिद, उसके बाद माले में धारू मवंता और एक और है रसफेगान मस्जिद। तो इन तीन मस्जिदों को नवीनीकरण किया गया, तो इससे भी सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। और क्या है, बाकी मैं आपको बता दिया कि फिल्में, जो हमारे देश की फिल्में हैं, खान पान है, ये सारा कुछ वहां पे पसंद किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है वहां के लोगों द्वारा। तो ये सांस्कृतिक संबंध हो गया। द्विपक्षीय संधियां और राजनीतिक साझेदारी भी हुई है। 1976 में समुद्री संधि हुई, और इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय द्वीप समूह। तो पहले मालदीव द्वारा ऐसा कहा जाता था कि वो हमारा ही द्वीप है जिसको इंडिया अपने कब्जे में रखा है, लेकिन वो बात सॉर्ट आउट हो गई थी। 1976 में समुद्री संधि हुआ और उसमें विशेष रूप से बोल दिया गया कि मिनिकॉय जो है वो क्या है, भारतीय हिस्से में ही रहेगा, भारतीय सीमा में आता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भारत और मालदीव 1976 में एक आधिकारिक और सौहार्दपूर्ण समुद्री सीमा के लिए सहमत हुए थे। तो एक सौहार्दपूर्ण समुद्री सीमा के लिए भी ये सहमत हुए थे 1976 में। 1981 में व्यापार समझौता हुआ। दोनों देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के हस्ताक्षर करता है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क और दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्य हैं। आपको पता है साप्टा के सार्क के, इन सबके ये सदस्य हैं। तो ये इनका और इनके साथ व्यापक व्यापार समझौता भी हुआ है। भारत और मालदीव के बीच 1981 में एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया था। ध्यान ये रखना है आपको कि इसने चीन से भी FTA कर चुका है, चीन से भी इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये भी एक समस्या है और चीन यहां पर काफी प्रभुत्व बनाने का प्रयास करता रहा है। तो इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं कि भारत मालदीव के संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या है। चुनौतियां समझते हैं। चुनौतियां सारी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं किससे, चीन से, क्योंकि चीन आपको मैं पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चरों में कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मोतियों का माला इनिशिएटिव, इनके माध्यम से हिंद महासागर के जितने भी छोटे छोटे देश हैं इनको अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हिंद महासागर को पर पूरा अपना प्रभुत्व जमा लिया जाए और उसमें मालदीव एक बहुत बड़ा प्यादा शामिल होगा। तो देखिए, चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता दबदबा, अगर मालदीव उसके तरफ और टिल्ट होता है, जो अभी ठीक हो गया था सोलह सरकार में, तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। वर्तमान मालदीव राष्ट्रपति द्वारा चीन का समर्थन और इंडिया आउट की नीति जो शुरू में ही पड़ा, तो ये चुनौतियां हैं। पिछले 10 वर्षों में मालदीव में कट्टरता बढ़ी है और अधिक इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान स्थित मदरसों और जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित हुए हैं वहां के लोग। यहां तक कि जो अभी उन्होंने फिलिस्तीन का भी खूब खुल के समर्थन किया है, हमास वगैरह इनका समर्थन किया है। तो इससे क्या होगा, भारत के लोग भी वहां रहते हैं, तो भारत के लोगों की पर भी, की मानसिकता पर भी ये चीजें बन सकती है और भारत में भी ऐसे घटनाएं देखने को मिल सकती है, कट्टरता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये एक चुनौती है। इससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारत और भारतीय हितों के खिलाफ हमलों के लिए मालदीव के सुदूर द्वीपों का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के रूप में कर सकते हैं। अगर उनके तरफ टिल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान वैसे भी चीन के काफी करीब है, तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो क्या कोई भारत के पास है, ये
तो वहां से लॉन्चिंग पैड के तौर पर आतंकवादी इसका प्रयोग करने लगेंगे। मालदीव में भारतीय दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं, जिसकी कुल संख्या लगभग 28,000 है। देख लीजिए, भारतीय प्रवासी समुदाय में डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, शिक्षक, निर्माण श्रमिक, दर्जी इत्यादि शामिल है। भारत मालदीव में भारत के प्रति बदलती मानसिकता इनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा देती है, क्योंकि फिर वहां से इनको लौटना पड़ेगा, तो यह भी एक समस्या हो सकती है। प्लस कट्टरता से ये प्रभावित भी हो सकते हैं। चीन मालदीव का प्रयोग अपनी हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व निर्माण की नीति के तहत भारत को घेरने के लिए कर सकता है, कर ही रहा है। अभी थोड़ा ठीक हो गया था सोली सरकार में, लेकिन फिर ऐसा हो सकता है, तो ये चुनौती है। आगे का रास्ता क्या किया जाना चाहिए, कुछ तो लेखक बता दिए थे, वहां देख लीजिएगा, कुछ यहां देख लेते हैं क्या है। इतनी बात समझ गए हैं तो आगे का रास्ता बहुत आसान है बताना। भारत को अपनी पड़ोसी पहले नीति को जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत मुंह मोड़ ले उससे, तो तकलीफ हो जाएगा। तो उसको पड़ोसी फर्स्ट की नीति को जारी रखना चाहिए और इसे और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक तो ये बात, भारत को मालदीव में हो रहे परिवर्तनों पर सूक्ष्मता से नजर रखनी चाहिए और मालदीव को भारत की चिंताओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराते रहना चाहिए। जो भी भारत की चिंताएं हैं इसको लेकर, उससे मालदीव के साथ सापेक्ष हमेशा मालदीव के समक्ष बोलते रहना चाहिए, राजनयिक संबंधों के माध्यम से। दोनों देशों को साझा मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए है। हमारा भी तटीय इलाका जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। अगर समुद्र का स्तर बढ़ता है तो ये तो द्वीपीय देश ही है, तो जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, साफ पानी की उपलब्धता और सतत पर्यटन विकास पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत को मालदीव के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भारत को अपने समान मानसिकता वाले देशों के साथ मिलकर मालदीव में क्या करना चाहिए, सहयोग को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वहां किसी आकस्मिक और अवांछनीय परिवर्तन को रोका जा सके। इसकी बात हमने पहले ही कर लिया कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को शामिल करके भारत सहयोग मालदीव में करे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।